नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज 12 दिसंबर की सबसे बड़ी खबर आज आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें पूरी जानकारी के साथ। अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते रहें। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर सियासी बयानबाजी जा रही है। बीजेपी दावा कर रही है कि तेजस्वी के खिलाफ पार्टी में भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर सियासी बयानबाजी जा रही है। सत्तारूढ़ एनडीए ये दावा कर रही है कि अब आरजेडी के अंदर भी तेजस्वी को लेकर बगावती सुर उठ रहे हैं। बीजेपी के मंत्री ने कहा है कि लालू परिवार में जो बगावत हुआ वह सबने देखा। अब बहुत जल्द पार्टी की भी बगावत बाहर आने वाली है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और लालू यादव के बेहद करीब माने जाने वाले शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया के जरिए तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाया। इसके बाद बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे ने भी दावा किया कि आरजेडी में तेजस्वी यादव के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। मंगल पांडे ने कहा, बहुत जल्द आरजेडी के अंदर की लड़ाई है वह बाहर दिखेगी। नेतृत्व के खिलाफ जो बगावत है वो दिखेगा, पार्टी के नेताओं में जो असंतोष है वो दिखेगा, परिवार में जो बगावत हुआ वह तो दिख गया। अरुणाचल प्रदेश के अंजवा जिले में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। यहां एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा, जिससे उसमें सवार 22 लोगों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के अंजवा जिले में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। यहां एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा, जिससे उसमें सवार 22 लोगों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और अब तक 13 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। ये सभी मृतक असम के तिनसुकिया जिले के रहने वाले थे और पेशे से दिहाड़ी मजदूर थे। घटना बीते 8 दिसंबर की बताई जा रही है। अंजवा जिले के डिप्टी कमिश्नर मिलो कोजिन ने पुष्टि की कि हादसा बेहद खतरनाक पहाड़ी मोड़ पर हुआ। उन्होंने बताया कि सड़क बहुत संकरी है और कई हिस्सों में ढलान काफी तेज है। मजदूर इस इलाके में चल रहे बॉर्डर रोड निर्माण कार्य के लिए जा रहे थे। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीणों ने सबसे पहले मौके पर पहुंचकर मदद शुरू की। बाद में पुलिस, जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन और सेना की टीमों ने रेस्क्यू शुरू किया। खाई बहुत गहरी होने के कारण बचाव मुश्किल हो रहा है। कई मजदूरों को खाई में नीचे फंसे देखा गया है, जिन तक पहुंचने में समय लग रहा है। असम के हमारे 14 लोगों के निधन से हम अत्यंत दुखी। असम सीएम अरुणाचल प्रदेश में हुए इस दुर्घटना में असम के लोगों की मौत पर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दुख जताया है। इसके साथ ही उन्होंने सभी प्रकार की राहत सुविधा प्रदान किए जाने की भी जानकारी दी है। असम के सीएम हिमंता ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा है, अरुणाचल प्रदेश में एक भीषण दुर्घटना में असम के हमारे 14 लोगों के निधन से हम अत्यंत दुखी हैं। हमारा जिला प्रशासन अरुणाचल प्रदेश के संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। राहत एवं बचाव दल लापता या गुमशुदा लोगों का जल्द से जल्द पता लगाने को प्राथमिकता दे रहे हैं। हम जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने का भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लूथरा ब्रदर्स को भारत लाए जाने और गोवा में हुए अग्निकांड में गिरफ्तारी को लेकर खास जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि जांच फास्ट ट्रैक तरीके से हम चला रहे हैं। अब तक 65 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमने उसी दिन लुकआउट नोटिस जारी करवाई। इनको लूथरा ब्रदर्स बहुत ही जल्दी हम गोवा लाकर के सख्त कार्रवाई करेंगे। बीते शनिवार रात को गोवा के नाइट क्लब बीच बाय रोमियो लेन में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 20 क्लब के कर्मचारी और 5 पर्यटक शामिल थे। ये आग नॉर्थ गोवा के अरपोरा में एक नाइट क्लब में लगी थी। हादसे के बाद इसकी जांच के आदेश दिए जा चुके थे। घटना के बाद गोवा रेस्टोरेंट कांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा थाईलैंड भाग गए थे। ये मामला कोर्ट में भी चला गया है। बुधवार को लूथरा ब्रदर्स के वकील ने दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में
अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी। आज उस अंतरिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हेमा मालिनी और उनकी बेटियों ईशा देओल और अहाना देओल ने धर्मेंद्र की याद में आज 11 दिसंबर को दिल्ली में एक प्रेयर मीट का आयोजन किया, जहां अमित शाह, किरेन रिजिजू, कंगना रनौत समेत तमाम हस्तियों ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र के यूं दुनिया छोड़कर चले जाने से उनके परिवार वालों और तमाम चाहने वालों को गहरा सदमा लगा है। उनकी याद में आज 11 दिसंबर को एक्टर की पत्नी हेमा मालिनी ने दिल्ली में एक प्रेयर मीट का आयोजन किया। इसमें कई हस्तियों ने पहुंचकर दिग्गज एक्टर को श्रद्धांजलि दी। 88 साल के धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को निधन हो गया था। एक्टर काफी समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने मुंबई स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली। धर्मेंद्र की याद में देओल फैमिली और हेमा मालिनी ने अपने अपने घर पर प्रेयर मीट रखी थी। रोहिणी आचार्य ने नीतीश सरकार से खास मांग की। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया के जरिए बिहार की नीतीश सरकार से महत्वपूर्ण मांग की है। राजनीतिक हलचल के बीच यह संदेश सुर्खियों में है। मुजफ्फरपुर में भी एक बेकाबू पिकअप पलटने से 5 बच्चे दब गए, जिसमें एक की मौत हो चुकी है। बुजुर्ग महिला को एनएमसीएच में इलाज नहीं मिला। पटना के एनएमसीएच अस्पताल में तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर से आई एक बुजुर्ग महिला को इलाज में देरी के कारण काफी कष्ट झेलना पड़ा, जो सामाजिक सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है। फर्जी आईएएस अधिकारी गिरफ्तार। बिहार का एक फेक आईएएस अधिकारी यूपी के गोरखपुर में गिरफ्तार हुआ, जिसके साथ 10 गनर और हूटर वाली गाड़ी भी मिली। उस पर प्रोटोकॉल और खर्चों का विवाद भी है। बीटीएससी स्टाफ नर्स रिजल्ट लिंक जारी। बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स रिजल्ट 2025 जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट और स्कोर कार्ड पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कक्षा 1 तक 8 की परीक्षा डेट जारी। बिहार के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की द्वितीय त्रैमासिक परीक्षाएं 15 दिसंबर से शुरू होंगी। पावर प्रोजेक्ट्स में देरी बर्दाश्त नहीं। बीएसपीएचसीएल के सीएमडी ने कहा है कि बिजली ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स में किसी भी तरह की देरी या गुणवत्ता समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार का पहला पावर म्यूजियम बनेगा। गर्बीगैया थर्मल पावर स्टेशन में बिहार का पहला पावर म्यूजियम स्थापित होगा, जिससे ऊर्जा इतिहास और तकनीक को प्रदर्शित किया जा सके। 27,000 प्लस शिक्षण पदों के लिए बीपीएससी टीआरई भर्ती जल्द। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी जल्द टीआरई 4.0 के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिससे राज्य में 27,000 से अधिक शिक्षण रिक्तियों को भरा जाएगा। 17 दिनों का बिहार सारस मेला शुरू। आज से बिहार में 17 दिनों तक चलने वाला बिहार सारस मेला शुरू हुआ है, जहां ग्रामीण हस्तशिल्प, परंपरागत उत्पाद और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने बनाया यह खास रिकॉर्ड। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में नाम दर्ज। इस बार बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव हुए थे, जिसमें एनडीए को प्रचंड जीत मिली। इस चुनाव में एनडीए को कुल 202 सीटों पर जीत प्राप्त हुई। वहीं विपक्षी महागठबंधन को मात्र 35 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ा। हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। 14 नवंबर को आए चुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया था कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद अब नीतीश कुमार के नाम एक विश्व रिकॉर्ड बन गया है। इसकी जानकारी जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने दी है। पंकज त्रिपाठी भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता अपने उत्कृष्ट अभिनय के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 5 सितंबर 1976 को बिहार के गोपालगंज जिले के बेलसंड गांव में हुआ था। पंकज का बचपन एक साधारण किसान परिवार में बीता। उन्होंने पटना के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी से थिएटर की पढ़ाई की और अभिनय की शुरुआत की। पंकज त्रिपाठी ने 2004 में फिल्म रन से बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन उन्हें पहचान फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर 2012 में उनके किरदार सुल्तान से मिली। इसके बाद उन्होंने फुकरे, मसान, बरेली की बर्फी, न्यूटन और स्त्री जैसी हिट फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाईं। वे वेब सीरीज मिर्जापुर में कालीन भैया के किरदार के लिए भी मशहूर है। पंकज त्रिपाठी की अभिनय शैली में गहराई और सादगी है, जो उन्हें अन्य अभिनेताओं से अलग करती है। उन्होंने कई पुरस्कार भी जीते हैं, जिनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर अवार्ड शामिल है। पंकज त्रिपाठी का जीवन संघर्ष और मेहनत की मिसाल है और वे आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।
उनकी कहानी एक साधारण व्यक्ति के असाधारण सफलता की कहानी है। रोहिणी ने कहा, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाई गई। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन और खासकर के राजद की करारी हार के बाद लालू फैमिली में फूट पड़ गया है। साल 2024 में राजद के टिकट पर सारण से लोकसभा चुनाव लड़ने और हार के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाली लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अब राजनीति के साथ परिवार को भी छोड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने शनिवार 15 नवंबर को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर कहा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। रोहिणी के राजनीति छोड़ने और लालू परिवार पर गंभीर आरोप लगाने का मामला अब तूल पकड़ चुका है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और लखीसराय से बीजेपी के विधायक विजय कुमार सिन्हा ने इसको लेकर लालू एवं योगी आदित्यनाथ अपनी जनसभा को संबोधित करने बिहार के गयाजी के अतरी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। यहां पर उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए राजद और कांग्रेस को निशाने पर लिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और एएपी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को बंगला अलॉट हो गया है। केंद्र की ओर से उनको दिल्ली के लोधी एस्टेट इलाके में टाइप 7 बंगला मिला है। अब यही केजरीवाल का नया पता होगा। उन्हें यह बंगला राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर दिया गया है। हाल ही में केजरीवाल के लिए दिल्ली में सरकारी बंगला आवंटन के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस दौरान सख्ती दिखाई। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि नियमों के अनुसार अगले 10 दिनों के अंदर केजरीवाल को सरकारी बंगला आवंटित कर दिया जाएगा। केजरीवाल अब लोधी एस्टेट इलाके में 95 नंबर बंगले में रहेंगे। दिल्ली चुनाव से पहले पिछले साल सितंबर में जब एए प्रमुख जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद केजरीवाल ने 6 फ्लैगस्टाफ रोड बंगला खाली कर दिया था। सीएम पद छोड़ने के बाद से वे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को आवंटित सरकारी बंगले में रह रहे थे। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की है। उन्होंने शाह के भाषण को शानदार और विपक्ष के झूठ को बेनकाब करने वाला बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में चुनाव सुधारों पर हुई चर्चा में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने एसआईआर पर सरकार का पक्ष रखते हुए कांग्रेस और विपक्षी दलों के सभी आरोपों का चुन चुनकर जवाब दिया। शाह ने कहा कि कोई भी मुद्दा हो, संसद के नियमों के अनुसार हम हमेशा चर्चा के लिए तैयार रहते हैं। अब लोकसभा में अमित शाह के आक्रामक और तथ्यों से भरे भाषण की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर तारीफ की है। संसद के शीतकालीन सत्र के 8वें दिन बुधवार को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव सुधारों पर चर्चा और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर बहस हुई। एसआईआर के मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखते हुए अमित शाह ने साफ साफ कहा कि हम अवैध घुसपैठियों को देश में रहने नहीं देंगे। वहीं विपक्षी दलों पर सीधा आरोप लगाते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल एसआईआर का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में 1 साल पहले हुई सांप्रदायिक हिंसा के चर्चित रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। लोअर कोर्ट ने मुख्य दोषी सरफराज को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि अब्दुल हमीद समेत 9 अन्य दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। इसके अलावा हर दोषी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला मात्र 13 महीने और 26 दिनों के भीतर आया, जो न्यायिक प्रक्रिया की तेजी का नया उदाहरण है। दरअसल 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान बहराइच के महाराजगंज में हिंसा और आगजनी हुई थी। प्रतिमा विसर्जन के दौरान समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव करते हुए फायरिंग कर दी थी। रामगोपाल मिश्रा, जो जुलूस में शामिल थे, आरोपी अब्दुल हमीद के घर की छत पर चढ़कर भगवा झंडा फहराने लगे। गुस्साए लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। सरफराज और अन्य ने लाठियों और धारदार हथियारों से हमला किया। रामगोपाल मिश्रा के साथ क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए उनके नाखूनों को उखाड़ लिया गया था। गोपाल को कई गोलियां मारी गई। कोडीन सिरप रैकेट में 12 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में ड्रग्स चोरी एवं अवैध बिक्री रैकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में 12 मुख्य आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की गई है।
खाद्य सुरक्षा विभाग FSDA ने कोडीन आधारित खांसी की दवा की तस्करी का भंडाफोड़ किया। 128 से ज्यादा ड्रग से जुड़ी संस्थाओं पर FIR दर्ज की गई। एक विशेष जांच टीम SIT गठित की गई ताकि नेटवर्क और अंतर्राज्यीय कनेक्शनों का पर्दाफाश किया जा सके। सरकार ने स्पष्ट किया कि नशीले पदार्थों पर जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी और दोषियों को सबसे सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आलमबाग में जल जमाव से राहत के लिए एक योजना। लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में लंबे समय से पानी जमा होने की समस्या को हल करने के लिए महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई है। बासन टॉवर से आलमबाग क्रॉसिंग तक लगभग 950 मीटर लंबा नाला बनाया जाएगा। इस परियोजना की लागत लगभग 1.4 करोड़ है। मेयर सुषमा खरकवाल ने बताया कि यह परियोजना वर्षा के दौरान पानी के जमाव की समस्या को काफी कम करेगी और स्थानीय लोगों के जीवन को सुगम बनाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अवैध अप्रवासी मुद्दों पर जागरूकता फैलाने और सुरक्षा के उपायों पर जोर दिया जा रहा है। किसानों के लिए बड़ा कदम। कार्बन क्रेडिट मॉडल लॉन्च। उत्तर प्रदेश सरकार और IIT रुड़की ने मिलकर एक विशाल पैमाने का कार्बन क्रेडिट मॉडल लॉन्च किया है, जिसका लक्ष्य है किसानों की आय बढ़ाना, जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देना, मिट्टी और वनस्पति में जमा कार्बन के लिए क्रेडिट देना, जिन्हें बाद में बाजार में बेचा जा सके। यह मॉडल पहले चरण में सहारनपुर डिवीजन में लागू होगा और इससे स्थानीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है। विशेष मतदाता सूची SIR की समय बढ़ाई गई। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन संशोधन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की डेडलाइन को 1 सप्ताह बढ़ा दी है। यह कदम लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों की तैयारी में नागरिकों का नाम अपडेट करने और अधिक से अधिक मतदाताओं को सूची में शामिल करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे चुनाव प्रक्रिया में जन आधार और भागीदारी को और अधिक व्यापक बनाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी ताज़ा खबरों की अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कमेंट में बता सकते हैं कि अगली बार आप किस तरह की खबरें चाहते हैं, राजनीति, खेल, धर्म, मौसम, शिक्षा या कुछ और। फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय भारत।